हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी 2025 का सॉल्व पेपर सेट प्रैक्टिस के रूप में। आज मेरा 18वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। बहुत सारे कंटेंट, टोटल 100 सवाल रहेगी। 100 सवाल में हम लोग 40 सवाल जो है जीके जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस से देखेंगे। उसके बाद हम लोग 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का। एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मैथ रीजनिंग का है वो सारे सवाल हम लोग जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल जबरदस्त सवाल है कि एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत शानदार सवाल है। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही बता रहा है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन बोल रहा है कि घर्षण रहित सतह पर गतिमान वस्तु एक समान त्वरण प्राप्त कर सकती है। तो ये सही नहीं है, घर्षण रहित में नहीं होगी। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुएं जो है एक समान त्वरण उदाहरण। बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी दो मुक्त रूप से दो वस्तु, अगर कोई भी वस्तु गिर रही है ऊपर से तो उसका समान त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा नंबर सवाल। निम्नलिखित रासायनिक प्रतीकों में से कौन सा सही नहीं है। रासायनिक प्रतीक में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो रासायनिक प्रतीक में जो है आपका एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। रासायनिक प्रतीक एल्युमिनियम जो है आपका रासायनिक प्रतीक एल्युमिनियम है और परमाणु संख्या 13 है। तो ये जो है ना आपका रासायनिक प्रतीक जो है आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। प्रकाश संश्लेषण जो है वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। तो याद रखना ये जो होती है वह प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वनस्पति कोशिका में क्या स्थित होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की वनस्पति कोशिका में स्थित होती है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर सवाल। कौन सा वह कोशिका का अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। तो याद रखना है वह कौन सी होती है, श्वसन और ऊर्जा उत्पादन। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा का गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, उसी को ऊर्जा उत्पादन करने का बहुत बड़ा योगदान है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर सवाल। सवाल है कि जब S और एक P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होती है। जब S और P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होती है। तो याद रखना है वह जो है हमें 180 डिग्री अंशों पर दो कक्ष जो है वह प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं छठा नंबर सवाल। एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मॉडलिंग लैंग्वेज। अगला सवाल 7 नंबर। टोटल 40 सवाल हम लोग इसी मैथ जो 40 सवाल है जीके जनरल अवेयरनेस से देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग मैथ में जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज बने रहिएगा। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो यह रखना ये सारे नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी है वह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसका जिक्र कहाँ है, जाना अनुच्छेद 148 में, ठीक है। इसे कहा जाता है कंट्रोलर, CAG कहा जाता है, ठीक है, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इसे ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर सवाल। सवाल है कि टर्टल पैटरी किस प्रकार की आवाज को अपनाते हैं। टर्टल कछुआ, याद रखना यह पैटरी जो है वह किस प्रकार के आवाज का अपनाते हैं। तो याद रखना समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर याद रखना है ये बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, ये सारे जो है ना कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर जो है वह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल।
भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समाचार पत्र बंगाल, सबसे पहला समाचार पत्र, बड़ा नहीं, सबसे पहला समाचार पत्र जो है बंगाल गजट है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल गजट। 1780 में पहली बार यह जो है प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो बंगाल से, कोलकाता से प्रकाशित हुई थी, जिसका नाम था बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, और रेलवे का फेवरेट सवाल ऐसे ही बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। भारत में किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा, समुद्री किनारा किस राज्य का है? तो यार ना है गुजरात का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का जो है सबसे लंबी समुद्री तटीय जो है वह होती है किसकी? तो यार गुजरात की सबसे लंबी समुद्री तट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है? तो यार 1214.77 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल भारत का कितना है? तो यार रखना है 7517 किलोमीटर। टोटल भारत का जो समुद्र से, मतलब समुद्र जो हिंद महासागर से टचअप है, जो कि तटीय क्षेत्र के कोस्टल एरिया के आधार पर, वो टोटल हो गया आपका 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, लंदन किसकी राजधानी है? तो ये तो बहुत इजी सवाल। तो यार लंदन जो है आपका किसकी? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके यानी ब्रिटेन। ठीक है, ये सारे इंग्लैंड, ये इसी का जो आपका राजधानी हो गया लंदन। नेक्स्ट आते हैं, एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे? एडोल्फ हिटलर जो है वह कहाँ के थे? तो यार ना जर्मनी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में जो है एडोल्फ हिटलर जो है वह आपका वह संबंधित है, वहां के जो है ना तानाशाही सरकार माने जाते थे। कौन? एडोल्फ हिटलर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी देश से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, बाबर जो कि 1526 से 1530 ईस्वी तक किस मुगल वंश के शासक था? तो बाबर के द्वारा ही जो इब्राहिम लोदी को, जो लोदी डायनेस्टी था उसी को समाप्त कर इब्राहिम लोदी को, जो पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 में हुई थी, उसी को लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को मार करके मुगल वंश की स्थापना किया था। किसके द्वारा? तो यार बाबर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो है वह किस वंश के शासक थे? तो यार मुगल। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जेबी डनलप किसका आविष्कारक किया करते थे? तो यार जेबी डनलप जो है वह न्यूमेटिक रबर टायर का आविष्कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंस वाले, जेबी डनलप के द्वारा न्यूमेटिक रबर टायर के मतलब आविष्कार किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, न्यूटन का पहला नियम जो है किस रूप में भी जाना जाता है? बहुत शानदार सवाल। तो यार न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है? याद रखना है, अगर कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर तब तक बने रहता है जब तक कोई बाह्य या तीसरी या दूसरी कोई बाह्य बल उस पर ना काम करे। ठीक है, तो याद रखना है, अगर मान के चलो मैं अभी पेन से लिख रहा हूं तो पेन कहीं रख देंगे तो वो पेन जो है जब तक कोई दूसरा आदमी उठाएगा नहीं या कोई सामान उसको ठेलेगा नहीं, तब तक वो एक जगह का दूसरे वही जगह रहेगा। इसी को बोलेंगे न्यूटन का पहला लॉ। यह लॉ जो है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बहुत शानदार राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है इसे, इसीलिए याद रखना है, पहला न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम को भी फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत शानदार। देखिए, लोकसभा के लिए इलेक्शन के लिए जो न्यूनतम उम्र है वह कितनी होती है? तो यार 25 साल। ठीक है, और लोकसभा से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, तो प्रधानमंत्री का उम्र भी 25 साल होनी चाहिए मिनिमम, तभी वह प्रधानमंत्री के लायक हो सकते हैं। अच्छा, इसकी सदस्यों की कार्यकाल जो है वह कितनी होती है? तो याद रखना ये जो है आपका 5 साल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 5 साल। टोटल 5 साल के लिए सदस्यों का कार्यकाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, यह किससे संबंधित है? तो याद रखना ये जो संबंधित है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार सवाल है कि कुछ मामलों में आपके काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत जो है राज्य सरकार हमें देती है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगी? देखिए, रेलवे में साइंस से सवाल तो बहुत ही ज्यादा मतलब बेसिक सवाल पूछा जाता है, लेकिन वहां पर न्यूमेरिकल का भी सवाल बनता है।
तो न्यूमेरिकल सवाल बनता है, चाहे रेलवे का एनटीपीसी ग्रुप डी हो या एलपीए टेक्नीशियन, जहां कहीं भी हो, न्यूमेरिकल सवाल साइंस से बहुत जबरदस्त बनते हैं। ठीक है, तो प्लीज ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, एक वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर की फोकल दूरी पर जो है वह दिया गया है, कौन से? उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस में हमेशा फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, यानी एफ इक्वल टू 10 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि लेंस वस्तु की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी बीम की दूरी जो है ना, वह बीम की दूरी बाएं साइड रखा जाएगा उत्तल लेंस में, तो ये हो जाएगा -30। अब यहां पर बोल रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, यानी भी बराबर वॉट। तो भी बराबर क्या होती है? तो भी बराबर होती है आपकी 1/f। भी बराबर होती है 1/f प्लस 1/u। ठीक है, बस 1/f की जगह 10 बैठाएंगे, तो यहां पर है आपका प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/30। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 30। 10 का पढ़ा 3 बार में, माइनस 30 का पढ़ा 3 एक बार में, यानी 2/30, यानी ये हो गया 1/15। मतलब भी यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में पाया जाता है? तो याद रखना, हाइड्रा जो होते हैं ना, वह लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूपों में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन और हीनयान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर है? देखिए, महायान और हीनयान दोनों में सर्वाधिक अगर देखा जाए तो सर्वाधिक बुनियादी अंतर क्या पाया जाता है? तो यार रखना, इसका बुनियादी जो है ना, देवों को और देवियों को पूजा करने में सबसे जो है बुनियादी अंतर पाया जाता है, डिफरेंसेस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। शानदार सवाल है। तो याद रखना, दिल्ली और पटना यानी उत्तर भारत के बात जिक्र कर रहा है, उत्तर भारत का जिक्र कर रहा है, यानी उत्तर भारत में गर्मियों के दिन में कौन सी पवन चलती है? तो याद रखना, लू। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लू जो होती है वह पश्चिम से होने वाली एक तेज और भारी और गर्म शुष्क हवा होती है, जो कि यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, इधर आपका पश्चिम बंगाल, उधर राजस्थान, गुजरात, ये सारे उत्तरी भारतीय क्षेत्र में जो है गर्मियों यानी जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, में ये मतलब पवनें चलती है। तो उसका नाम क्या है? लू। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये भी सवाल बहुत शानदार है, हमें मिलान करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? वाष्पन। वाष्पन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले जो है द्रव से गैस बनना वाष्पन कहलाता है, मतलब एक का एक हो जाएगा। ऊर्ध्वापतन किसे बोला जाता है? तो जानना, ऊर्ध्वापतन जो है ठोस से, देखिए ठोस के बाद तो द्रव होना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट गैस बन जा रहा है, द्रव बीच में नहीं बन रहा, उसी को ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वापतन 3 से हो जाएगा, डायरेक्ट ठोस से ठोस का गैस बनना। हिमीकरण यानी कोई भी अगर मान के चलिए द्रव है, पानी है, उसको फ्रीजिंग यानी फ्रिज में रख दिए तो वो बर्फ बन जाएगा, उसी को तो हिमीकरण कहा जाता है। यानी द्रव से ठोस बनना, तो हिमीकरण द्रव से ठोस बनना, यानी 5 से मिल जाएगा। गलन किसको बोलते हैं? अब वही बर्फ अगर हम रख देंगे कहाँ, मतलब फ्रिज से बाहर रख देंगे, तो एटमोस्फेयर में जो ये मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे गलने शुरू हो जाएगा। तो माने अगर गलन हो रही है तो यानी ठोस से फिर द्रव बन रहा है, तो उसी को गलन को 4 बोलेंगे। ठीक है, तो वाष्पन क्या हो गया? द्रव से गैस। ऊर्ध्वापतन क्या हो गया? ठोस से डायरेक्ट गैस। हिमीकरण किसको बोलेंगे? द्रव से ठोस। और गलन किसको बोलेंगे? ठोस का द्रव। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 4 राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 5 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 5 4। नेक्स्ट आते हैं। रासायनिक रूप में शुष्क बर्फ जो होते हैं वह कौन से होते हैं? तो रासायनिक रूप में अगर देखा जाए शुष्क बर्फ, ठीक है, D2O, ये जो होते हैं ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। मानव लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जो होती है, वह उसका औसत जो जीवन काल होती है, मतलब कितना दिन जिंदा रह सकता है एवरेज के रूप में? तो देखा जाए तो 120 दिन एवरेज के रूप में जिंदा रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आते हैं। यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेतन में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, क्यों? बहुत शानदार सवाल है यह, फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।
तो याद रखना है, अगर अगर ट्रेन पार हो रही है तो कहीं लाल अगर सिग्नल देखता है तो ट्रेन क्या कर देता, रोक देता। तो सवाल ये कर रहा है कि लाल ही कलर क्यों? तो याद रखना, लाल जो है ना वह प्रकीर्णन बहुत कम है और तरंगधैर्य ज्यादा होती है, इसीलिए क्या होती है, दूर से भी वह जो है ना वह दिखाई दे देता है। यार ना, इसका प्रकीर्णन कम होने के कारण जो है उसे लाल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिससे दूर से आसानी से देखा जा सकता है। 27 नंबर सवाल है कि कुकिंग गैस का मिश्रण क्या है? कुकिंग गैस जो होते हैं उसमें कौन से मतलब मिश्रण पाए जाते हैं? तो यार ना, एक मतलब मान के चलिए एलपीजी जो होते हैं उसमें कौन सा गैस पाया जाता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट आते हैं, पौधों का कौन सा भाग केसर के रूप में इस्तेमाल करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जानना है केसर के रूप में वर्तिकाग या वर्तिकाग्र का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिका या वर्तिकाग्र का इस्तेमाल करते हैं पौधों के केसर के रूप में। नेक्स्ट आते हैं, सीपीयू का कार्य निष्पादन प्रायः मापा जाता है। सीपीयू का कार्य निष्पादन जो है प्रायः मापी जाती है किस रूप में? तो IMIPS में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, MIPS में जो है वह मापी जाती है। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड ऐसी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मधुबनी चित्रकला जो है एक शैली निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग जो है वह बिहार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोको हराम इस्लामिक उग्रवादी दल निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के साथ संघर्ष में संलग्न है? तो यार ये नाइजीरिया का एक जो है इस्लामी उग्रवादी दल है। कहा? बोको हराम। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइजीरिया का है। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे। इनमें से 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में किसको बोया जाता था? तो याद रखना है, इसमें जो है आपका नील की खेती किया जाता था। 1 बीघा भूमि के 5वें कट्ठों में जो है नील की खेती करना जरूरी माना जाता था। इसीलिए इसका नील की सत्याग्रह मतलब नील विद्रोह भी कहा गया था और इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, नील। नेक्स्ट आते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान जो है व्यवहार करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान क्या व्यवहार करता है? यानी जैविक और उसके पर्यावरण के बीच संबंध दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वह किससे संबंधित है? तो जानना, जैविक और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसी को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो यार ना, प्रथम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है और 2015 से यह शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2015 से शुरुआत हुई थी, 21 जून 2015। नेक्स्ट आते हैं, कार्बन का कौन सा एक अपरूप नहीं है? देखिए, फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है, हीरा भी एक कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपरूप है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये गलत जा रहा था, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि यदि एक पौधे का समजीनी TTR है तो समलक्षणी क्या होगा? तो समलक्षणी जो होती है वह बोना और गोल होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण जो है वह 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल यहाँ पूछा गया। एक बात हम लोग शुरुआत से पढ़े, मतलब बचपन से ही 9 या 10 में पढ़े थे कि अगर मान के चलिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर अगर आपतन जो रे है वो फिक्स है, वह परावर्तित होगा, तो परावर्तित रे जाने के बाद जो यहाँ पर कोण बनती है ना, कोण आई, ये कोण आई के कोण आर के बराबर होती है, ये हमेशा याद रखना। तो ये माने इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण के बराबर ही होती है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण अगर 30 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर की, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब कब से दिया जा रहा था? 1954 से। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुरु शिखर
किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है? बहुत शानदार सवाल है, यार ना, अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर जो है वह किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यार ना, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी क्षेत्र जो है दिल्ली, ये सारे क्षेत्रों के अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। और इसी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी को गुरु शिखर कहा जाता है। तो लगभग 1700 मतलब ऐसे ही 1700 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, याद रखना है कितना तैयार है, 1722 लगभग, हाँ 1722 लगभग मीटर इसकी हाइट है गुरु शिखर। नेक्स्ट आते हैं, पुष्यमित्र जो कि एक अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का नेता सेनापति था, इसके राजा की हत्या कर दी गई और एक नए राजवंश की स्थापना होगी। निम्नलिखित में से कौन सा यह जो है उसका वंश कौन सा था? तो उसका वंश जो है वह पुष्यमित्र सुंग वंश से संबंधित रखते हैं पुष्यमित्र। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुंग वंश। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, यहां तक हम लोग जितने भी जीके यानी जनरल अवेयरनेस से संबंधित सवाल था वो सारे सवाल देख लिए, चाहे उसमें साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों, यहाँ तक के जो इकोनॉमिक्स हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, वो सारे हम लोग, हिस्ट्री हो गया, सारे देख लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लिए। अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स का सवाल, जो कि एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो प्लीज अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 30 सवाल हम लोग जबरदस्त एकदम मैथ देखेंगे बहुत ही इजी वे में। देखिए सबसे पहले 225 किसका रूट है? तो यार ना 15 का। 15 अगर 154 में जोड़ देंगे तो 169 किसका स्क्वायर हो गया? तो यार ना 17 का, यानी टोटल इसका मान हो गया 17। 17 अगर इसमें जोड़ देंगे 108 में ना, हाँ 169 13 का है, सॉरी 13 का है। 169 किसका हो गया? 13 का। जैसे 225 15, फिर प्लस जुड़ जाएगा 154 से, तो 154 से जुड़ जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा 169। 169 और 108 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 169 किसका है? अंडर रूट हटेगा ना तो 13 है, तो ये 108 और 13 जुड़ जाएगा, तो 108 और 13 जुड़ जाएगा तो 121, यानी ये टोटल का मान 121। फिर 11 इसका हो गया, 121 11 का होता है, तो 11 और 25 जुड़ जाएगा तो 36, और 36 में 36 का कितना होता है? 6, 6 में 10 जुड़ जाएगा तो 16, 16 का, 16 का कितना होता है? 4, यानी ऊपर में मेरा ये टोटल का मान कितना निकला? 4, तो ऊपर में 4 लिख सकते हैं। नीचे जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए हर में क्या दिया गया है? हर में दिया गया है जिसे अंडर रूट 16 प्लस 19.25 दिया गया है इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 16 और 16 को हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो 16 ए को निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस 19.25 यही बचेगा, और ऊपर में अंडर रूट अभी है ही है। ठीक है, याद रखना सब। अब इसको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 25 हो जाएगा ना, इंटू ये 16। अच्छा ऊपर में 2 को पॉइंट है तो 2 को जीरो, नीचे पॉइंट हट गया। 20 25 जो है वह किसका रूट है? तो यार ना 20 25 जो है ना आपका किसका स्क्वायर है? तो यार ना 20 25 जो आपका 45 का स्क्वायर है। ठीक है, 20 25 अंडर रूट है ना टोटल का, ये 20 25 को निकालेंगे तो 45 बाहर निकलेगा, ये 16 बाहर निकलेंगे तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, ये 100 निकालेंगे तो ये 100 किसका है? 10 का। बस 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 9 दूनी 18 हो गया। तो ऊपर नीचे 18, ऊपर में कितना बचा था? 4, नीचे आपका 18। इसको आधा करेंगे 2, इसको आधा करेंगे 9, यानी 2/9। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत इजी वे में देखें। माध्य दे दिया है 60, माध्यिका दे दिया है 8, बंटन में बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होती है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, यही होती है। अब अगर मान के चलिए बहुलक तो ज्ञात नहीं कर, बहुलक ही ज्ञात करना है, बहुलक इधर रखते हैं 3, माध्यिका का मान कितना दे दिया? 48, तो इसके जगह लिखेंगे 48, -2 लिखेंगे। माध्य, माध्य की जगह कितना लिखेंगे? 60, यानी 6 दूनी इधर 12, 120 हो गया, माइनस 8 दिया 24, 2 बचा, 4 दिया 12, 13 14, 144। तो 144 में 120 घट जाएगा, तो 120 अगर घटा देंगे तो ये मेरा हो जाएगा 24 राइट आंसर, जो वो की बहुलक निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 24।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया है, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तट की ओर यात्रा कर सकता था। ठीक है, तो बोल रहा है कि तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव जो है वह जहाज पर पहुंचने के बाद यात्रियों को 6 मिनट लगेगा। जहाज में उपस्थित सभी लोगों की सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए। सवाल बहुत टेढ़ा किया है, लेकिन बनाएंगे इजी वे में। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि बचाव नाव की न्यूनतम गति कितना है, नहीं पता, तो उसको भी मान लेते हैं ना, भी किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल। अब सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो है आपका कितना हो जाएगा, तो भी प्लस हम कितना किलोमीटर प्रति घंटा में चल रहे थे, 10 किलोमीटर, तो भी प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, बिल्कुल सही। अब यात्रियों को बचाने में टाइम कितना लग रहा था, समय, तो यहां देखिए 6 मिनट, 6 मिनट लग रहा था ना, 6 मिनट। और टोटल अवधि कितना था, 18 मिनट मतलब टोटल अवधि है, इसमें 6 मिनट खत्म हो जा रहा है, बचा कितना, 12 मिनट। अच्छा, मिनट लग रहा है हमको, ये सब तो घंटा में है, तो इसको 60 से क्यों ना भाग दे देते, घंटा में बदल जाएगा। तो ये मेरा निकल गया समय, और ये मेरा निकल गया क्या, चाल। ठीक है, तो चाल भी प्लस 10, ये दोनों को जोड़ गुना कर देते, चाल गुना समय, दूरी बराबर होती है ना चाल गुना समय, तो ये दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो मेरा कितना निकलेगा, ये 12 से 5 बार में जाएगा, 12 पचास 60। ठीक है, और इसकी जो दूरी है, टोटल दूरी मान दे दिया कितना, 15 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, तो 15 किलोमीटर टोटल मान दे दिया था, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, इधर समय था, तो ये 15 उधर जाएगा, 75 हो जाएगा, तो भी प्लस इधर हो गया 10 बराबर उधर 15 पचे 75, तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 10 उधर माइनस हो जाएगा, तो 65, 65 हो जाएगा ना। तो वही तो पूछ रहा था कि किस स्पीड से बजाव के जो नाव चल रहे थे वो किस स्पीड से जाएगा, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन देखते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक समबाहु त्रिभुज, एक भुजा की लंबाई 21 है, समबाहु यानी टोटल जो है ना भुजा सब आपस में बराबर है, एक भुजा की लंबाई 21, तो डेफिनेटली अगला वाला भी 21, यानी ये भी 21, बिल्कुल सही। उपरोक्त त्रिभुज के परिविरित, परिविरित यानी उसके बाहर में अगर एक विरित बनाएंगे तो उस विरित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उस विरित का क्षेत्रफल क्या होती है, अगर मान के चलिए ए बराबर मान के चलिए 21 दे दिया गया है, तो त्रिज्या यानी परिविरित की त्रिज्या क्या होती है, ए बटे √3 होती है। ठीक है, ये एकदम जहन में याद रखना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए की जगह हम 21 रखेंगे, तो 21 बटे √3। हरों का अगर परिमेय करण करेंगे तो ये ऊपर में √3, ये ऊपर में √3, ये 12 √3, सॉरी 21 √3, और नीचे हो गया √3 गुना √3 यानी 3, तो ये हो गया 3 साथ में कट जाएगा, यानी 7 √3 टोटल का आ गया भी क्या, तो 7 √3 जो आपका हो गया, मतलब त्रिज्या आर बराबर। जब आर मेरा निकल गया यहां से यहां 7 √3, तो विरित का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 7 √3 आर निकला, अब पाई आर स्क्वायर यानी विरित का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 देने बोल रहा है, आर स्क्वायर यानी 7 √3 इंटू 7 √3, ये सात कट गया, ये √3 √2 गुना 3, और ये हो गया आपका 1 गुना 22, ये हो गया 7 21 गुना 22, 21 गुना 22 कितना होती है, तो जरा 21 गुना 22 462 होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इजी वे में हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। जुबीन और परवीन जो है क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, 1/36 प्लस 1/60, एलसीएम लेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 36 का गुना 180 के बार में तो 5 बार में, 6 का गुना 180 3 बार में, तो 5 और 3 8, ऊपर में 8 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, इसको 4 से काटेंगे तो 45। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रथम अगर हम मान के चलिए 44 मिनट, प्रथम 44 मिनट में हमें यह काम करना है,
तो उसका आधा हो जाएगा आपका, आधा आधा काम कर रहा है तो आधा आधा हिसाब से वे जो है काम पूरा करने के वैकल्पिक रूप 1 मिनट में खत्म कर देते हैं। अंत में काम करने के लिए अंतिम बारी से 1 मिनट जो है समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त होते हैं। दोनों का काम कितने समय में खत्म होगा। तो यही मेरा 2/45 था और इसका आधा समय कितना हो जाएगा आपका 22, यानी ये मेरा 22 दूनी 44/45 हो गया। ठीक है, अब 44/45 काम हो गया, लेकिन बचा कितना, तो 1/45। इसको घटा देंगे तो 1/45 यहां मेरा काम बच गया, 1/45। अब कौन करेगा, तो अब जो करेगा वह जुबीन करेगा। जुबीन और परवीन खत्म हो गया, फिर जुबीन ही करेगा ना। तो फिर जुबीन जब करेगा तो 1/45 के हिसाब से वह कितना हिसाब से कर रहा था, 36 मिनट के आधार पर। तो 1/45 को 36 से भाग देते, 36 से गुना कर देते हैं, तो इसका टू क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी 4/5 हो गया, 4/5 मिनट। अब इसको हम लोग को सेकंड में बदलना है, तो सेकंड में बदलने के लिए 4/5 को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 12, 12 चौक 48, यानी 48 सेकंड हो गया। और शुरुआत में कितना मिनट काम हो गया था, दोनों अगर किया गया तो 22 और 22 44, अब 44 और इधर 48, यानी 44 मिनट 48 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जबरदस्त राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार। गोविंदा सामान्य प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति से 4/5 की गति से यात्रा करता है तो 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्य गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए अगर मान के चलिए कोई सामान्य गति से 4/5 सामान्य चाल से जो है चल रहा है, तो 4/5 समय से चल रहा है तो उसका चाल कितना हो जाएगा, जस्ट इस 4/5 गति से चल रहा है तो समय कितना हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, यानी 5/4। बहुत इजी वे में बता रहे, याद रखना। समय और चाल जो होते हैं वह ज्यादातर देखा जाता है तो जस्ट उसका उल्टा। अगर मान के चलिए ज्यादा समय ले रहा है तो फिक्स से उसका चाल कम होगा, अगर मान के चलिए कम समय ले रहा है तो फिक्स से उसका चाल ज्यादा होगा। तो ये सवाल वैसे ही बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ बोल रहा है 4/5 अनुपात स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लगेगा, तो 5/4 और 5/4 और उसका सामान्य समय क्या हो जाएगा, तो 5/4 इंटू सामान्य समय को x मान लेते हैं। ठीक है, सामान्य समय को x मान लेते हैं, इजिकल टू कितना हो जाएगा 22.5। अच्छा रुकिए, मिनट देरी से चल रहा है ना, रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट देरी से चल रहा है तो सामान्य समय को हम लोग घटाना पड़ेगा ना। सामान्य समय अगर हम x मान लेते हैं तो उसी समय को घटानेंगे उसी से, और वो जो है मतलब कोई भी संख्या है उसका 5/4 से घटाएंगे तो मेरा कितना हो रहा है 22.5। ठीक है, अब यहां सही बनेगा, समझ गए यहां तक। अब सामान्य समय जो दिया गया है वह कितना है, 5/4 दिया गया है, तो सामान्य समय कितना हो गया 5/4 और ये मान लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा, तो सामान्य समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये मेरा 1 से घटाएंगे तो 4 में 1 गया तो 5, मतलब 1/4 हो जाएगा। अब वही सामान्य समय का 1/4 बराबर हो गया आपका कितना, सामान्य समय का 1/4 बराबर हो गया 22.5, यानी 4 उधर गुना होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 22.4, 5 गुना 4, यानी इसको गुना करेंगे तो 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9 90, तो 90 मिनट, 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न जो है 13/19 के बराबर नहीं है। सबसे पहले 13×3 = 39, 19×3 = 57, बिल्कुल ये सही है। 13×7 = 91, 19×7 = 133, हाँ 19×7 = 133 होती है, दोनों सही है। 195 वाला देखा जाए तो 13×15 195 होती है और 19×15 100 कितनी है, 285 होगा ना, 19×15 247 नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ गलत हो जा रहा है। 247 जो है वह
एक अभाज्य संख्या, 19 का पहाड़ा नहीं आता, ठीक है। 304 19 को पहाड़ा में आता है, 208 जो है वह 13 को पहाड़ा में आता है, दोनों तीनों सही है, 1 2 4 सही है, 3 जो है ना गलत है। नेक्स्ट आते हैं a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6a माइनस 6b प्लस 18 इक्वल टू 0 दिया गया है। देखिए सवाल थोड़ा टफ है, देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस 6a, ये माइनस 6a को यहां लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 9, अब 9 बोलिएगा कहां से, इस 18 को आधा आधा कर दिया, ठीक है। इसको फिर प्लस लिखते हैं बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस 6b, और यहाँ 18 था ना तो 9 लिख दिया, अब 9 और एगो बचा हुआ है, माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला क्या लग रहा है आपको, a माइनस 3 का होल स्क्वायर लग रहा है, बिल्कुल। तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हो गया, ये आपको लग रहा है b माइनस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये दोनों को बोल रहा है जोड़ने से 0 आ रहा है, यानी अगर मान के चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 अगर है, तो a माइनस बी इजकल टू भी 0, a माइनस यहां 3 है ना, तो a माइनस 3 इजिकल टू भी 0 हो जाएगा, फिर वहां b माइनस 3 इजिकल टू भी 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यानी a अगर माइनस 3 उधर उधर चल जाएगा तो a इजकल टू 3 निकला, b इजकल टू क्या निकला, तो b इजकल टू भी 3 निकला, उधर जाएगा तो इधर माइनस में उधर चलेगा। अब बोल रहा है a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, a माइनस बी, तो a का मान कितना निकला 3, b का मान कितना निकला 3, तो 3 में 3 घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है 49 नंबर। यहां पर बोल रहा है कि ए ओ बी का मान दे दिया है 120, बोल रहा है ए पी बी का मान ज्ञात करना है, बहुत ही इजी सवाल है यार, ए पी बी का मान ज्ञात करना है। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई वृत्त है और उसके केंद्र से बन रहे हैं, अगर मान के चलिए एगो बाह्य केंद्र और उसी वृत्त के केंद्र से बन रहे कोई अगर चतुर्भुज है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया आपका 120 डिग्री, तीनों को जोड़ देंगे तो ये मेरा कितना हो गया, तो ये 0 8 4 12, नहीं 8 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, इधर 300, और टोटल चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, और 300 खत्म हो गया, बचा कितना, तो सिर्फ 60 बचा ना, तो 60 डिग्री ये पी का मान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। और एक तरीका है, जब भी याद रखना, जब भी कोई त्रिभुज केंद्र पर बन रहा है अगर कोई कोण, तो उसी रेखाओं से बने बाह्य केंद्र बाह्य कोण जो बन रहा है ना, वो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ 100 रहता तो ये पी का मान 50 हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 50 नंबर सवाल, आधे की ओर हम लोग खत्म होने वाला है। यदि ए बी सी त्रिभुज एक समकोण है, बी अगर समकोण है यानी बी अगर यहां है तो यहां ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो अगर मान के चलिए समकोण है, तो यदि m बराबर ए बराबर 45, यानी अगर ये 45 हो तो डेफिनेटली ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने से 180 आना चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी 90, उधर 90, तो 90 90 180, तो tan a इक्वल टू 45 का मान दे दिया। अब बोल रहा है कि अगर tan c प्लस √3 का मान ज्ञात करना है, तो tan c प्लस √3/2, ठीक है। तो tan c का मान कितना है, tan c का मान यहाँ 45 है ना, अभी तो देखें, तो टोटल का जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, ये 90, तो ये 45 बचेगा, सिर्फ 45, तो यही हो जाएगा 45 tan c का मान, तो tan c का मान 45 हो गया, यानी tan c का यानी c का मान 45, तो यानी tan 45 हो गया प्लस √3/2, ठीक है। अब tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस √3/2, बस 2 एकम 2 और √3, यानी 2 प्लस √3 और नीचे 2, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 51 नंबर। एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा दिया, बोल रहा है कि एक धन पूर्णांक है, मान के चलिए x है, उसके वर्ग यानी x स्क्वायर, उसके पहले 3 अभाज्य, ठीक है, पहले उसके वर्ग का योगफल, उसके वर्ग का जो योगफल आएगा ना,
उसके वर्ग का योगफल, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसके पहले तीन अभाज्य, यानी पहला तीन अभाज्य को एगो दो अभाज्य संख्या, एगो तीन अभाज्य संख्या, एगो पांच अभाज्य संख्या, गुणनफल के बराबर है। बस यही तो सवाल कर रहा है। ठीक है, एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक मान लिए, उसी के वर्ग, उसी को वर्ग कर लिए, उसको जो जोड़ेंगे ना तो उतना ही आएगा जितना किसी भी अभाज्य संख्या का पहला संख्या और दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का गुणनफल करने से आता है। यही सवाल किया है। ठीक है, चलिए तो उसी को मानते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, यानी इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इजकल टू 0 हो गया। कहे कि 30 को इधर ले आए तो माइनस आ जाएगा। अब 30 को तोड़ेंगे तो कितना कितना टूटेगा, 6 और 5 में, तब ना 6 और 5 में टूटेगा और माइनस करने से 1 आ जाएगा, बीच में तो एक ही है। तो इसको तोड़ देंगे तो ये मेरा x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इजकल टू 0। ये x को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 6 हो गया, फिर इधर x प्लस 6 हो गया, तो इधर 5 है, यहां कुछ नहीं तो प्लस माइनस माइनस और 5x, बाहर वाला एगो लिखेंगे x माइनस 5, अंदर वाला दोनों में से एगो लिख देंगे x प्लस 6, यानी x इजकल टू क्या हुआ 5, राइट आंसर हो जाएगा। माइनस इधर है ना तो उधर चलेगा तो प्लस, ये तो माइनस में आ जाएगा ना, तो 5 वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ए बी सी एक ही समय से एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू किया। तीनों, ए एक चक्कर जो है 252 सेकंड में पूरा करता है, बी जो है वही चक्कर 308 सेकंड में, और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय के बाद फिर मिल जाएगा। बस तीनों को हम लोग क्या करना है, एलसीएम ले लेना। तो तीनों को एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले 252, 308 और 198, तीनों को एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से काटते हैं। 2 126 हो जाएगा, इसका आधा, इसका 154 हो जाएगा, इसका 99 हो जाएगा। फिर 2 से काटते हैं, इसका 63 हो जाएगा, इसका 77 हो जाएगा और 99 नहीं कटेगा, तो 99 का सेम रख देते हैं। फिर किससे कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 9 63, 7 11 बार में और 99 नहीं कटेगा। फिर 9 से काट देते हैं, 9 एक कम, 11 नहीं कटेगा, 9 11 बार में। फिर 11 से काटते हैं तो ये 1 1 1 हो जाएगा, यानी 2 गुना 2 7 गुना 9 गुना 11 हो जाएगा। अब ये तीनों को अगर हम गुना करेंगे, ये पांचों को, तो कितना हो जाएगा, लगभग 2772 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 2772 ये सब में किस में था, सेकंड में, तो ये भी सेकंड में आ जाएगा। अब वो मिनट में पूछ रहा है, तो 2772 को 60 से भाग देंगे तो लगभग 46 मिनट 12 सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 46 मिनट 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपए में खरीदा। रहीम ने उसी बाजार में जाकर एक पुस्तक की प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें जो है खरीदी, जिसमें 169 मतलब 169 रुपये लगा। बोल रहा है कि प्रत्येक पेंसिल का दाम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए, एक पुस्तक और 10 पेंसिल राम ने खरीदा, नहीं ये खरीदा था रहीम ने ना। एक पुस्तक और 10 पेंसिल अगर रहीम ने खरीदा तो टोटल जो है 10 पेंसिल है ना, पी लिख देते हैं, ये टोटल इसको 169 रुपया चुकता करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब राम गया तो वही बुक, एक बुक और वह कितना 2 पेंसिल कितना में खरीदा था, 165 रुपया में। ठीक है, इसको हम लोग भाग देते हैं, ये माइनस प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में तो माइनस, ये कट जाएगा डेफिनेटली। 10 में 2 गया तो 8 पी, और 165 में 169 में 65 गया तो 4, यानी पी बराबर कितना हो गया, 1/2 रुपया, यानी 50 पैसा। 1/2 रुपया मतलब 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक पेंसिल का दाम 50 पैसा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 0.50 रुपया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में करता है, तो लिख दीजिए 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर रहा है, एक काम को। ठीक है, बोल रहा है कि
काम शुरू करने के 4 दिन बाद, ठीक है, 4 दिन बाद क्या हुआ, 36 आदमी और मिल गया, मतलब 45 आदमी था और 36 आदमी आ गया, तो 45 से 36 कितना हो गया, 81 आदमी। और शेष काम को खत्म करना है। शेष काम कितना बच गया, एक काम हो गया, तो शेष बचा 3/4, तो 3/4 काम तो यही करना, कितना दिन में होगा, तो डी। ठीक है, ये जो 3 इससे गुना होगा, ये कटेगा, तो 27 होती है, यानी ये 27 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 5 45। ठीक है, और कितना मिल जाएगा, ये 4 तो उधर, ये 4 जो है डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा ना, तो ऊपर ले जाते हैं डायरेक्ट 4 को, ये 4 ही 16 हो गया, यानी 4 5 20/3, 20/3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6.2/3 यानी 18 और 2 20/3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 200 मीटर और 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। अब बोल रहा है पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि उस उद्यान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 200 गुना 180, यानी 18 दूनी 36 और 3 को 0। ठीक है, अब बोल रहा है कि रास्ता सहित अगर हम उसको लेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 200 लंबाई, 200 मीटर लंबाई है, तो 10 मीटर चौड़ाई जो है आपका रास्ता था, तो दोनों साइड जुड़ेगा, 10 मीटर दाएं साइड जुड़ेगा तो 10 मीटर बाएं साइड, यानी ये मेरा हो जाएगा टोटल अगर ले लेंगे तो 220 मीटर। ठीक है, अब 180 अगर मान के चलिए चौड़ाई है, तो चौड़ाई में दोनों साइड जुटेगा ना, इधर चौड़ाई है मान के चलिए, तो इधर भी तो रास्ता, अगर चारों तरफ रास्ता है, ऐसे ही चारों तरफ रास्ता, तो इधर भी 10 जुड़ेगा, इधर भी 10 जुड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा आपका 180 से, अब 200 हो जाएगा, तो 22 दूनी कितना हो गया, 44 और 3 को 0। ये हो गया रास्ता सहित, और ये हो गया केवल उद्यान का क्षेत्रफल। बोरा रास्ता का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो टोटल से हम लोग का टोटल वाला जितना था रास्ता का, ये उद्यान वाला घटा देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा, वही निकल जाएगा जो रास्ता का था। तो टोटल मेरा कितना है, 44,000, उद्यान केवल कितना, 36,000, इसको घटा देंगे तो कितना बच रहा है, 8,000। 8,000 जो बचा वो सिर्फ रास्ता का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 8,000। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, शीशा एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप जो है 44 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां जो है बन सकती है। जबरदस्त सवाल किया है। देखिए, यहां पर बोल रहा है कि ठोस घन है कितना, उसका माप है किनारे का 44 सेंटीमीटर, तो ठोस घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, यानी 44 गुना 44 गुना 44, 3 बार लिख देंगे, ए क्यूब, यानी ए को इसको ए मानते हैं तो उसको क्यूब यानी 3 बार लिख देना, ठोस घन का आयतन निकल जाएगा। अब बोल रहा है एक गोले का आयतन क्या है, तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब होती है, मतलब है उसका सूत्र, तो 4/3 पाई आर, आर मेरा कितना है, 4 सेंटीमीटर व्यास है ना, मेरा 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर मेरा हो गया 2, तो आर क्यूब यानी 2 गुना 2 गुना 2, इसको जो है ना वह बड़ा वाला संख्या से भाग दे देना, संख्या निकल जाएगा, बड़ा वाला आयतन से भाग दे देना, बस संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 3 और 7 डायरेक्ट ऊपर में ले चल जाएगा, तो 7 21 डायरेक्ट नीचे ऊपर में चल गया, 22 दूनी 44, ये दो कट गया, ये 44 22 बार में, ठीक है, और ये 44 12 22 बार में, ये 4 कटेगा 2 बार में, ये 22 का कटेगा 11 बार में, ये 2 कटेगा 11 बार में 22, सिर्फ बचा कितना कितना, एगो बचा 11, फिर एगो यहाँ 11, फिर यहाँ एगो 21 बचा था, टोटल को गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 2551 हो जाएगा, 2451 राइट आंसर हो जाएगा, 2541 सॉरी 2541 होगा ना, 11 गुना 11 121, और ये 21 गुना करेंगे तो 21 एकम 21, एक बचा, 21 दूनी 42, अच्छा 2 बचा था ना, 21 दूनी 42 43 44, 4 बचा हाथ में 4, 21 एकम 21
और 4 25, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। 25 से 41, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी अगर 100 रुपया अंकित मूल्य है तो उससे 40% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 140 ले रहा है। अब बोल रहा है कि 15% का छूट दिया, यानी 140 में भी 15% का छूट दिया, यानी 15% का छूट, यानी 115 माइनस 15, यानी 85, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर भी कितना लाभ हो रहा है, बस इसी को काट छाट कर देना। ये 25, ये 5 जो है ना 17 बार में करता है, ये 5 2 20 बार में करता है, ये 1 0 ये 1 0 ये 2 7 बार में, तो 17 7 है कितना होता है 119 ना, तो 119 टोटल में माने थे 100, अभी हो गया 119, कितना ज्यादा है 19 ज्यादा, यानी 19% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी को 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, ठीक है, तो 16% जो है वह छूट दिया ना, तो 80 रुपया लागत अधिक पेन खरीद रहा है। यानी अगर सीधा सीधे देखें तो 16% बराबर हो रहा है 80, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, बस यही सीधा सीधा पूछ रहा। तो 16 पांचे 80 होती है, यानी 5 बार में कट गया, 5 इधर और 2 को 0, 500, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी। एक आदमी के पास जो है कुछ मुर्गी और कुछ गाय है। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12:35 दिया गया तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48, मतलब टोटल जानवर 48 को है, तो जब मुंडी है उतना तो जानवर हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्या, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले अगर मान के चलिए मुर्गियों की संख्या हमें x मान लेते हैं, ठीक है, तो गायों की संख्या क्या हो जाएगा, अगर मुर्गी की संख्या x, तो गाय यानी काव का मान गाय की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल का मान है 48 और x मान लिया मुर्गी, तो ये हो जाएगा 48 माइनस x, हो जाएगा ना, डेफिनेटली। तो अब हमें अगर देखना है, ये निकल गया, अब हमें ढूंढना है कि दोनों में से जो पैर जो है वह कितना कितना के हिसाब से चल रहा है। देखिए, मुर्गी के 2 पैर होते हैं जबकि गाय के 4 पैर होते हैं, ये हमेशा याद रखना, पैर से ही बनेगा। ठीक है, मुर्गी के 2 पैर और गाय के 4 पैर। तो अगर मान के चलिए अगर हम 48 किसको माने थे, गाय को माने हैं, तो 48 माइनस एक्स, इसको 4 से गुना करेंगे क्योंकि इसके 4 पैर है, बिल्कुल सही। ठीक है, और बोल रहा है कि ये कब बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका उधर कितना हो गया m का, अच्छा मुर्गियों की संख्या, कुछ मुर्गी और कुछ गाय, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12, अच्छा 12 और 35 अनुपात में दे दिया गया ना, अच्छा तो ये हो गया हमारा 35 और ये हो गया आपका 4 से गुना। ठीक है, 35 तो अनुपात में दिया गया था, 4 से गुना करेंगे। अब यहां पर देखा जाए, यहां से अब निकालना है, एक चीज की कमी हो रही है यहां पर, देखा जाए तो 12, हाँ 4 दूनी 8, हाँ 2x से हमें को जोड़ना पड़ेगा, 2x से जोड़ना पड़ेगा 2 पैर से, बस इसी को हल कर देंगे। तो इधर हो गया आपका 2x प्लस 48 गुना 4 192 माइनस 4x इजकल टू 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ये 192 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा आपका 52, लेकिन माइनस आएगा, माइनस आगे 2 को x में 4 को x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, लेकिन माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक आदमी 13 वस्तु प्रत्येक 70 रुपये दाम पर खरीदा, 15 वस्तु प्रत्येक 60 की दाम पर खरीदा, 12 वस्तु प्रत्येक 65 की दाम पे खरीदा, तो प्रति वस्तु का औसत दाम हमें ज्ञात करना है। टोटल को सबको गुना कर देना, जो संख्या उतना से भाग दे देना है, बस
13 जो है वस्तु 70 के दाम से, तो 13 गुना 70 प्लस 15 वस्तु 60 की दाम से है, तो 15 गुना 60 प्लस 12 वस्तु 65 की दर से, तो 12 गुना 65 बटे के को संख्या है तो 13, 12 और 15 यानी 40, इसको गुना करेंगे तो 13 7 91 910 प्लस 15 6 90 यानी 900 और 12 25 60 और फिर 12 यानी 78 780 बटे 40, ये तीनों को जोड़ देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, लगभग 2590 बटे 40 हो जाएगा। नीचे ये एक जीरो कट गया, इसको अगर भाग देंगे 4 6 24 फिर 4 6 4 4 16, ठीक है, पॉइंट एक बैठ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 7 28 5, इतना हो जाएगा 64 75। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 355 रुपए में बेचने से हानि होती है, ठीक है, तो बोल रहा है कि वह वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इतना में बेचने से जितना लाभ हो रहा है, इतना में बेचने से उतना ही हानि हो रही, तो दोनों को जोड़ दो ना, और 2 से भाग दे देते, बस निकल जाएगा मेरा बेसिक। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 780 बटे 2 मतलब 390 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो, बहुत ही इजी सवाल था। यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 18 सामान खरीदे, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 16 के हिसाब से हम बेच दिए, तो लाभ क्या है, तो लाभ या हानि क्या होगी। सबसे पहले तो ये लाभ होगी, क्यों, क्योंकि वो कम बेच रहा है, और कम बेच रहा है तो ये नहीं सोचेगा कि कम बेच रहा है तो लाभ क्यों हो रहा है, कम बेच रहा है तो लाभ हो रही है। क्यों, क्योंकि वो कम में ही जितना लाभ कमा ले रहा है ना, जितना 18 में बेचने पे ज्यादा से बेचने से उतना लाभ होता, तो इस हिसाब से लाभ हो ना। अगर मान के चलिए 18 मतलब कुछ भी मेरे पास केला है, फिर 16 केला किसी दूसरे के पास है, तो दोनों का 16 जो दूसरा वाला आदमी 16 ही केला बेच दिया और उतना ही कमाया जितना हम कमाए 18 बेच के, तो कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाया, हम कि वो कमाए ना, क्योंकि वो 16 ही बेच के उतना कमा लिया। तो ये क्या हो रही है, 16 विक्रय मूल्य है, यानी ये लाभ हो रही है। ये हमेशा याद रखना, कम बेचने से लाभ होगी। तो लाभ 18 और 16 लिखते हैं। लाभ यानी यहां अंतर ढूंढेंगे 2, परसेंटेज के लिए 100 और लाभ यानी नीचे होगा छोटी संख्या यानी 16, तो ये 2 का पहाड़ा 8 बार में और 100 बटे 8 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर, 12.5% लाभ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 63 नंबर, ठीक है, चलिए, ए का x प्रतिशत यानी ए एक्स बटे 100, प्रतिशत दिख रहा है यानी नीचे 100 रहेगा, उतना ही है जितना बी का y प्रतिशत यानी y बटे 100, ठीक है। अगर 100 कट गया तो b बराबर क्या हो जाएगी, ए एक्स बटे वाई हो जाएगा ना, y उधर चल जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो बचा बटन आ जाएगा ना, गुना में है उधर। तो b का z प्रतिशत ज्ञात करना है, b का z प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो b का भी हम लोग लिखे थे ए एक्स बटे वाई, और z का z लिखेंगे, और परसेंटेज के लिए नीचे 100, ठीक है। तो ये मेरा क्या दिख रहा है, देखिए, तो ऑप्शन के आधार पर देखा जाए तो ए का ए लिखेंगे, एक्स जेड लिखेंगे, ए का एक्स जेड, और ये नीचे 100 दिख रहा है यानी इसकी जगह परसेंटेज लिख सकते हैं, नीचे वाई है, तो ये देखिए ये वाला मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 20 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि इसमें 25% का लाभ हो रही है तो एक्स का मान ज्ञात करना है, बस 16 हो जाएगा, बहुत इजी। क्यों, क्योंकि कम बेच रहा है, लाभ हो रही है यानी कम बेच रहा है, फिक्स है। तो अगर मान के चलिए यहां आप ऑप्शन के आधार पर लगा सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। देखिए, अगर हम ऑप्शन मानते हैं 16, कैसे होगा, 20 खरीद रहे थे, 16 के हिसाब से बेच रहे थे, परसेंटेज निकालने के लिए अंतर 4, परसेंटेज के लिए गुना 100, और लाभ हो रही है ना, तो नीचे हो जाएगा छोटी संख्या यानी 16, 4 4 16,
4 बचेगा 25%, बस आ गया ना 25%। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है ना जो ऑप्शन के आधार पर रिलेट से करके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए 65 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में अगर 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका पर किए जाने वाले समय हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, यानी अनुप्रवाह के आधार पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12। विपरीत क्रम में 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी विपरीत में माइनस हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8। इसको अगर भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 12 8 20 यानी x बराबर 10 हो गया। तो अभिष्ट समय हमें ज्ञात करना है। 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा किए गए समय ज्ञात करना है। तो 24 किलोमीटर टोटल और x किलोमीटर उसकी चाल, कितना हो गया 2.4 घंटा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। यदि कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष में 650 रुपये और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए सबसे पहले यहां बोल रहा है कि कोई चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, उसके वर्ष के एक वर्ष के अंत में 650 हो रहा है और 2 वर्ष में ना वो 676 हो रहा है। अच्छा, एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो उसका सेम मान होती है, ये हमेशा याद रखना। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंतर ढूंढते हैं। दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा। 26 रुपये दोनों का अंतर। अब हमें रेट निकालना है दर, तो दर बराबर क्या होती है ब्याज गुना समय। तो ब्याज मेरा कितना निकला, तो वही दोनों का अंतर 26 गुना 100। दर बराबर क्या होती है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना था, मूलधन मेरा दे दिया गया है ब्याज, यही मूलधन मेरा दे दिया ना वह 650, तो 650 बस इसी को तो हल कर देना। तो ये मेरा हो जाएगा 1010 13 दूनी 26 13 5 65 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4 यानी आर बराबर कितना निकला 4%। आर बराबर 4% निकला। अब बोल रहा है कि इस आधार पे हमें मूलधन ज्ञात करना है। यहां तक समझ गए, आर बराबर 4% निकल गया। तो अगर मान के चलिए 650 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से हो रही थी तो 650 यहां लिख देंगे और उसका फॉर्मूला क्या होती है P इंटू 1 प्लस आर। आर कितना निकला 4/100 और वही जो संख्या था वो कितना हो जा रहा है 650 हो जा रहा है एक साल में। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, ये 100 एकम 100 और 104/100 यानी 26/25 और इस पी की पी इधर रहे इंटू इजिकल टू 650 यानी पी बराबर कितना होगा 650। ये 25 उधर जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, ये इधर नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा। 13 5 65 अरे वो 0 13 दूनी 26 दो का पहाड़ा ये 50 के बार 25 तो 25 गुना 25 625 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। चलिए पाई चार्ट से संबंधित सवाल डेफिनेटली बनते हैं। पूछ रहा है कि उन इलाकों में कितने छात्र आते हैं, उस इलाके में कितने छात्र आते हैं। निम्न दंड आरेख नगर में विशिष्ट इलाके में छात्रों की जाने की विधि रूप किया गया है। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, हाँ अच्छा टोटल बोल रहा है ना, टोटल कितना है, वो 6 है यहाँ इससे वाला देखिए कार वाला में, फिर कितना है, फिर यहाँ 15 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 11 है, फिर यहाँ तो 15 मानेंगे ना, 16 और 14 के बीच में तो 15, फिर यहाँ हो गया 18, फिर हो गया यही बोला एक छूट गया था 16। ये टोटल को जोड़ देंगे, तो ये टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। अब बोल रहा है उन संख्या की, मतलब ये प्रत्येक छात्र संख्या 10 के हिसाब से है तो 10 से गुना कर देंगे यानी 660 राइट आंसर हो जाएगा। 660 ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कितने छात्र मिलकर जो बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं, बाईसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग कितने छात्र कर रहे हैं, वो भी 10 से लास्ट में फिर गुना करेंगे ना। बाईसाइकिल
तो बाईसाइकिल जो है वह किस हिसाब से कर रहा है, एक तो बाईसाइकिल जो ये वाला हो गया 18, और एगो रिक्शा इसका ये हो गया 16। तो 18 और 16 जोड़ देंगे, 8 6 14 यानी 34, और प्रत्येक का मान 10 के हिसाब से तो 10 जोड़ देंगे, गुना कर देंगे तो 340 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 340, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 69 इसी में है क्या, 68 तक है ना, चलिए हटाइए, खत्म हो गया वो वाला। 69 cos 120 का सटीक मान याद करना है, cos 120 का मान। तो cos 120 को हम तोड़ देंगे, एक टूटेगा cos 90 में और एक टूटेगा cos 30 में, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ये दोनों का मान हो जाएगा -1/2 यानी 0.5 -1/2 1.05, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4x² + y² इक्वल टू 40, x और y को गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 2x + y इक्वल टू का मान याद करना है। बहुत ही शानदार सवाल। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लिख लेते हैं पहले, 4x² + y² इक्वल टू 40, ठीक है। देखिए ये चीज यहां लग रहा है आपको, इसको अगर हम 4x² है तो इसको 2x और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है। प्लस y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो a² + b² हो जाएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, टोटल का मान अगर ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं तो a + b का होल स्क्वायर टोटल का हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² यानी 2x² प्लस b² यानी y² प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी यानी y। यहां देखिए y और xy का मान दे दिया है 6, तो इसकी जगह 6 लिखेंगे ना, तो 6 दूनी 12 12 दूनी 24, तो इधर हो जाएगा आपका 24, हो जाएगा ना। और इधर होगा आपका 2 और x², ये हो जाएगा आपका 2x², तो ये हो जाएगा आपका 4x², 2x² है तो 2 दूनी 4x², तो 4x² प्लस y², तो इसका मान तो दे दिया 40, ठीक है। तो इसका कितना निकला 64। तो ये बोल रहा है कि ये क्या निकला, ये 64, ये 2x + y का मान निकला 64। तो 2 यहां मिटा देते हैं, 2x + y बराबर कितना निकला 64, नहीं स्क्वायर में था ना तो √64 हो जाएगा। तो ये मेरा स्क्वायर अगर मान के चलिए ये 64 स्क्वायर में है, ये रूट में है, तो ये 8 हो जाएगा, यानी 2x + y = 8, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग और को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या था, इसको 4x², तो इसको लिख सकते हैं 2x + y का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी को लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर, यानी a² यानी 2x² यानी 4x² प्लस b² यानी y² प्लस 2ab यानी 2, डायरेक्ट लिख देते हैं 4xy, ठीक है। अब 2x + y, इसको जो है ना 2x + y बराबर इतना मान होती है, तो इसको जो है वह इधर रखते हैं 2x + y, और रूट उधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स वाई का मान क्या था 6, तो 6 चौक 24, और इसका मान कितना था 40, तो 24 √24 इंटू 40, अच्छा बीच में जोड़ है ना तो जोड़ हो जाएगा, यानी √64। तो 2x + y का मान कितना था, अंडर रूट किसका 64 यानी 8, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 सवाल हम लोग मैथ का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लिए। अब हम लोग 30 सवाल रीजनिंग का देखते हैं, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एलपी टेक्नीशियन, जहां कहीं भी हो, यहां से सवाल डेफिनेटली ऐसे ही सवाल बनते हैं। चलिए 71 नंबर सवाल। सवाल है कि चारों में से कोई एक जो है ना अलग है, सील, चमगादड़, कृंतक, चिकन। चिकन एक पक्षी है, जबकि चमगादड़, सील, कृंतक ये जो ना स्तनधारी, अच्छा ठीक ठीक, चिकन एक पक्षी है,
चमगादड़ हो गया, सील हो गया, कृंतक, ये सारे स्तनपायी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ये अलग है। 20 को इतना कहा तो 11 को क्या बोलेंगे, 11 को इतना कहा तो 12 को क्या बोलेंगे। देखिए, टी का मतलब 8, डब्ल्यू का मतलब 6, ई का मतलब 3, यहाँ मैच कर रहा है, ई का मतलब 3 बिल्कुल मैच कर रहा है, एल का मतलब 2 बिल्कुल मैच कर रहा है, तो उसी के आधार पे यहाँ लिख देना है। टी डब्ल्यू ई एल भी ई 12, 12 का जो टी का मतलब क्या है, यहाँ टी का मतलब फर्स्ट में 8 है तो यहाँ 8 लिखेंगे। डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू में दूसरे स्थान पे, यहाँ दूसरे स्थान पर 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे। ई का मान यहाँ कितना है फर्स्ट में, तो यहाँ 3 हो जाएगा। एल कहाँ है, एल कहाँ है, हाँ दूसरे स्थान पर, यहाँ एल है 11 में, यहाँ कितना है 2। ठीक है, भी कितना है यहाँ चौथे नंबर, तो यहाँ चौथे नंबर पर कितना है 0। ई फिर हो गया आपका 3, ये हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही जबरदस्त। हाँ, यहाँ पर देखना है हमें कि चारों में से कौन सा जो है ना, इस भागा प्लस माइनस सबको आपस में बदल देने के बाद कौन सा जो है बदलाव हो जाएगा, यही हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन 1 देखते हैं, हाँ इसको देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 6, फिर 20, फिर 12, फिर 7, माइनस, सॉरी माइनस लिख दिए, माइनस को तो बदलना है ना। ठीक है, 1 ये दे दिया गया। अब यहां पर बोल रहा है कि यहां पर हमें बदलाव करना है। भागा को क्या बोल रहा है, भागा को तो घटाव बोल रहा है, यानी 6 के मान जगह यहाँ भागा की जगह माइनस लिखेंगे। गुना की जगह क्या बोल रहा है, प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। उसके बाद प्लस की जगह क्या बोल रहा है, गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे। और जो है वह माइनस की जगह भागा लिखने बोल रहा है तो भागा लिखेंगे। ये भागा 1 है, यानी ये जो है आपका, इसकी जगह पे दोनों की जगह कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो सबसे पहले भागा देंगे अगर 7 से, तो ये एक बार में, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, तो 12 7 84 हो जाएगा। ये प्लस ये 6 पहले जोड़ लेते हैं, तो 84 और 6 कितना हो जाएगा 90, और 20 माइनस घटा घटा देंगे तो 70, ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। टाइप राइटर को जीबी, ये मतलब टाइप राइटर को ये वाला कहा गया, तो स्टेनो को क्या बोला जाएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। सबसे पहले यहां पर बोल रहा है टी, अच्छा टी का जस्ट उल्टा क्या है, जी टाइगर या जीटी रोड जो भी बोलिए। वाई का जस्ट उल्टा क्या है, बी। आर का जस्ट उल्टा इंडियन रेलवे, आई। ई का लव, LOV। टी का टाइगर, मतलब जस्ट इसका उल्टा दे दिया, अल्फाबेटिकल मतलब सिनेरियो में जो उल्टा है शब्द वही दे दिया गया, ऑपोजिट साइड। तो STENO का हमें क्या हो जाएगा, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एस यानी हाई स्कूल, ऐसे हम लोग याद किए हैं हाई स्कूल, तो हाई यानी एच का जस्ट उल्टा एस हो गया, तो ये एस की जगह एच लिखेंगे। टी यानी जीटी रोड, GT रोड, यानी टी का उल्टा कौन होता है, जी, तो इसके जगह जी लिखेंगे। ई यानी LOVE होती है लव, तो LO ये दोनों एक दूसरे में उल्टा है, VE एक दूसरे में उल्टा है, तो यानी ई की जगह भी लिखेंगे। एन जस्ट उल्टा है एम का, LO तो एल यहाँ लिखेंगे। तो HGVML ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, HGVML। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विषम ढूंढना है 75 में से, तो विषम कौन हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है समाज शास्त्री, समाज को लेकर चलने वाले, अर्थशास्त्री ये भी समाज से संबंधित है, शिक्षा शास्त्री ये भी समाज से ही संबंधित, लेकिन तंत्रिका विज्ञान ये तो शरीर से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 तीनों में से चारों में से अलग है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 76 नंबर सवाल आते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, 52 को केवल मैं 15 मैंने 3 से अगर गुना करेंगे, 52 गुना 3 यानी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 156, और का आ रहा है कितना 142, कितना घट रहा है 14 घट रहा है, 14 घटा के देखते हैं, मतलब आ जा रहा है 142। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 54 है ना, तो 54 को भी 3 से गुना करते हैं, तो ये मेरा हो गया 4 12, 1 बचा, 5 15, 1 16, 162। तो 162 में हमें कितना घटाना पड़ेगा, जिससे 126 आएगा, तो 36 घटाना पड़ेगा, जिससे 126 आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 58 को 3 से गुना करेंगे तो 174 और 10 जोड़ना पड़ेगा, जिससे 184 हो जाएगा। 56 को 3 से गुना करेंगे
तो 168 ही हो जाता है। अच्छा, चलिए बहुत ही शानदार सवाल। देखिए क्या चीज हम लोग देखें, 52 को 3 से गुना कर रहे हैं, कुछ घटाना पड़ रहा है जिससे 142 आ रहा है। 54 को 3 से गुना कर रहे हैं, कुछ घटाना पड़ रहा है जिससे 126 आ रहा है। 58 को गुना कर रहे हैं 3 से, तो कुछ जोड़ना पड़ रहा है जिससे 184 आ रहा है। मतलब कुछ घटाना या कुछ जोड़ने के बाद ही वो बाद वाला संख्या आ रहा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो बता रहा है ना, वो डायरेक्ट 3 से गुना कर देने से वही आ जा रहा है। 36 18 5 15 116, मतलब 158 168 आ जा रहा है। 53 3 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट 3 से गुना करने के बाद ही आ जा रहा है। कुछ घटाना मुझे जोड़ना नहीं आ रहा, उतना तो टाइम ही नहीं दे रहा है। तो 3 जो है चारों में से अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, प्रश्न दे दिया, कथन दे दिया, कथन के आधार पर ढूंढना। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां बोल रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, मतलब हाँ इसी तरह पे है कि दोनों का हमको कौन सा ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, यहाँ पर है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं जिसमें सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर है। अगर मान के चलिए कोई पंक्ति है, सभी व्यक्तियों की जो मुख है यानी मुंह है उत्तर की ओर है, यह जो है उस व्यक्ति में कितने व्यक्ति है उस पंक्ति में। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ए जो है ना बाएं छोर से चौथे स्थान पर है। बाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, ए, इधर से। एम जो है ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एम जो है ना ए के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, एम यहां हो जाएगा दाईं ओर से दूसरे स्थान। और आर बाईं ओर से बाईं छोर से दूसरे स्थान पर है। आर जो है ना बाईं छोर से दूसरे स्थान पर है। बाईं छोर से दूसरे स्थान पर आर है। बाईं छोर से दूसरे स्थान पर आर है। ठीक है, क्या इससे बता सकते हैं कि इसमें कितना व्यक्ति है इस पंक्ति में? नहीं बता सकते। ठीक है, अब बोल रहा है एम जो है ना दाएं छोर से चौथे स्थान पर था। एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर था। ए बाएं ओर से चौथे स्थान पर था ना पहले वाला। अब बोल रहा है एम जो है दाएं छोर से चौथे स्थान पर, आर जो है बाएं स्थान पे दूसरे स्थान पर था बाएं ओर से, तो ये भी पहला स्थान पर दिया गया था। एम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति खड़े हैं। एम और बी, पहला वाला में बी का जिक्र कहीं नहीं किया गया था। एम और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, अगर मान के चलिए एम बी को यहां रखते हैं तो एम यहां हो जाएगा, बी यहां हो जाएगा और इसके बीच में एक आदमी है। तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4। एक ये दूसरा में स्थान पर था, तो 1 2 3 4, ये चौथा स्थान पर, इधर 4 8 और 1 9। यानी दोनों मिला के अगर बताया जाए तो बताया जा सकता है कि उस पंक्ति में 9 आदमी था। तो दोनों मिला के बताया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 1 और 2 दिए गए डाटा मिलाकर जो है पर्याप्त मतलब आंसर निकाला जा सकता है। चलिए अगला सवाल। चारों में से कोई अलग है जो उसको ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है जासूस, मुखबिर, रिपोर्टर किससे संबंधित है, स्रोत से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चलिए, डिक्शनरी के आधार पे हमें ढूंढना है यहाँ पर शब्दकोश। ठीक है, तो शब्दकोश के अनुसार जो है शब्दों का क्रम हमें ढूंढना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एम ए वाला हो जाएगा। एम के बाद ए ही होगा, सब में एम है यानी ए हो जाएगा। एम के बाद क्या होती है, एम के बाद टी होती है या ए एन, तो एन होती है यानी ये वाला सबसे पहले हो जाएगा। चार सबसे पहले, उसके बाद डेफिनेटली एक। ठीक है, चार उसके बाद एक, उसके बाद एम ओ तीनों में है ना, तो उसके बाद ओ के बाद क्या है, टी भी सी। अच्छा सी वाला उसके बाद आएगा, तो ये सी हो गया 3। 4 1 3, 4 1 3 बिल्कुल सही। उसके बाद क्या आता है, टी पहले आता है कि भी पहले आता है, टी पहले आता है यानी 2 उसके बाद हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। 4 1 3 2 5। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। 5 बच्चे एक पंक्ति में खड़े हैं, एम से तीसरा ओ है। ठीक है, 5 व्यक्ति सबसे पहले खड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5।
एम से तीसरा जगह पे ओ है, पता नहीं अभी एम होगा। एम एन के बाएं ओर खड़ा है, एम जो है ना एन के बाएं ओर खड़ा है, और एम से तीसरे स्थान पर कौन है, ओ, यहां हो जाएगा, ठीक है। तथा क्यू के बाई जो है पी है, क्यू के बाई ओर जो है ना, क्यू के बाई ओर कौन है, पी है, क्यू के बाई ओर पी है। तथा एन से चौथे स्थान पर क्यू है, यानी एन के चौथे स्थान पर क्यू है, एन से चौथा क्यू है। अच्छा, तथा एन से चौथा क्यू है। अच्छा, तो यहां एम अगर मान लीजिए एक ले लेते हैं, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये पी, और उसके बाद और बच जाएगा क्यू। क्यों क्यों? क्योंकि एन से चौथे स्थान पर हो जाएगा, एन से चौथे पर क्यू है ना, तो एन से चौथे पर क्यू, वन टू थ्री, थ्री में जा रहा है ना। अच्छा, दाई और पी है, एक आदमी है, पांच व्यक्ति ना, पांच व्यक्ति तो बैठ तो गया, हाँ तो ठीक तो है, एम एन ओ पी क्यू ऐसे ही तो बैठा हुआ है, चौथे स्थान, ठीक है, हाँ सही है, सही बैठ गया। दाई और पी का स्थान क्या है, दाई ओर से पी का स्थान क्या हो जाएगा, तो दाई ओर से पी का स्थान दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बहुत शानदार सवाल। एस प्रतिशत डी, यानी प्रतिशत को क्या बोला गया, ए बी की पत्नी है, यानी एस डी की पत्नी है, एस जो है ना वह डी की पत्नी है, ठीक है। अब बोल रहा है हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब है ए बी का भाई है, यानी डी एफ का भाई है, डी जो है ना एफ का भाई है, ठीक है। एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ ए बी की पत्नी है, यानी एफ जी की पत्नी है, एफ जो है ना वह जी की पत्नी है, ठीक है। एंड का मतलब क्या है, ए बी की पति है, ए बी का पति है, यानी जी एच का पति है, जी है जो है ना एच का पति है, यानी एच जो है वह माइनस हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी। अब बोल रहा है एंड का मतलब क्या है, फिर वह ए बी की पुत्री है, यानी एच जो है ना जे की पुत्री है, एच जो है जे की पुत्री है, ठीक है। अब बोल रहा है एफ का जे से किस प्रकार का संबंध है, एफ का जे से किस प्रकार का संबंध है, एफ, तो ये हो गया आपका इसका बेटी, ये इसका पति पत्नी हो गया, और इसका ये, एक थोड़ा मिस्टेक हुआ फिर से, एस प्रतिशत डी, प्रतिशत यहां है, यानी ए बी की पत्नी है, यानी एस जो है ना वह डी की पत्नी है, ठीक है। पत्नी में हमेशा पति पत्नी में दो रेकरिंग देते हैं। हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, तो डी एफ का भाई है, यही रूप यहाँ लिख देना है ना, खाली ए की जगह डी लिख देना, समझ जाना, बी की जगह एफ लिख देना, समझ जाना। डी एफ का भाई है, यही बोला है, डी एफ का भाई है, तो डी जो है ना एफ का भाई है, ठीक है। अब बोला एंड का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी ए बी की पुत्री, एफ जी की पुत्री है, एफ जो है ना वह जी की पुत्री है, अच्छा जी की पुत्री है, तो ये जी ऊपर चल जाएगा ना, पुत्री यानी बेटी यानी लड़की। एंड का मतलब क्या है, ए बी का पति है, यानी जी एच का पति है, जी जो है ना वह एच का पति है, यानी ये पति है ये पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है। अब बोल रहा है कि एच जो है एच एंड जे, यानी एंड का मतलब ए बी की पुत्री है, यानी एच जे की पुत्री है, एच जो है ना वह जे की पुत्री है। तो बोल रहा है एफ का जे से किस प्रकार की संबंध है, एफ का यानी ये सुनेगा, हाँ ये सुनेगी, तो ये किससे सुनेगी, जे से, तो जे इसका हो गया बेटी, ये हो गया, और बेटी का बेटी, यानी पुत्री की पुत्री, हाँ तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये वाला संख्या जो है वह निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुनिए जो दिए गए शब्दों को अक्षर से बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर इससे बनाया जा सकता है, देखिए चारों में से ऑप्शन से देखते हैं। सबसे पहले यहां बोल दिया टेबलेस, तो टी है बी है टी, एस नहीं है तो पहला वाला नहीं बनेगा,
रिड्यूस, सी लग रहा है कहीं दिखने में, नहीं, ये भी नहीं बनेगा। पी, पी अच्छा पी डबल, पी तो पी भी तो इसमें कहीं नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, डेफिनेटली ये वाला बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से अलग हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि असंगत देखना है, विरित खंड, विकर्ण, त्रिज्या और व्यास, इसमें से क्या हो जाए? विरित खंड, व्यास, त्रिज्या, अच्छा ये जो है ना किसी विरित से संबंधित है तीनों, लेकिन विकर्ण तो आपका चतुर्भुज से संबंधित है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कूल के, स्कूल अगर ये है, स्कूल के पूरब में है पोस्ट ऑफिस, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में, स्कूल के दक्षिण में मेरा घर यानी होम यहाँ है मेरा, ठीक है। बाजार पोस्ट ऑफिस के उत्तर में उतनी ही दूरी पर है, पोस्ट ऑफिस के उत्तर में बाजार उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर मेरा घर से स्कूल। तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में हो जाएगा? तो बाजार मेरे घर से किस दिशा में हो जाएगा? देखिए ये कौन सा दिशा लग रहा है आपको? पूरब और उत्तर, यानी बीच में पूर्वी उत्तर, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी या पूर्वी उत्तर जो बोल रहा है। 2 से 6 गया, फिर 10, फिर 22, फिर 42, उसके आगे क्या बनेगा? देखिए 2 दूनी 4, फिर जोड़ 2 जोड़ा, 6 दूनी 12 और 2 घटा दिया, 10 दूनी 20 2 जोड़ा, 22 दूनी 44 2 घटा दिया, 44 दूनी 84 2 जोड़ देंगे 86, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक दो दो को जोड़ रहे थे ना, बी सी डी 2 जोड़ा, डी ई एफ जोड़ 2 जोड़ा, एफ जी एच 2 जोड़ेंगे, पी क्यू आर एस एक को जोड़ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि बी को के तथा ओ को एक्स पढ़ा जाए तो ई को क्या पढ़ा जाएगा? अगर मान के चलिए बी को के पढ़ दे रहे हैं और ओ को एक्स पढ़ दे रहे हैं, अच्छा बी को कितना अल्फाबेटिकल नंबर कितना है? 2, के का कितना है? 11, ये दोनों में अंतर कितना है? मतलब 9 बढ़ा दिया। ओ का कितना? 15, एक्स का कितना? 24, यानी कितना अंतर है? 9 बढ़ा दिया। बस ई का कितना है? 5, इसमें भी 9 बढ़ा देंगे, तो 9 5 14, 14 किसका होता है? एन का, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इजी। नेक्स्ट आते हैं, प्रीति के एक अंक राहुल से अधिक है, यानी प्रीति के एक अंक राहुल से अधिक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यमुना के अंक दिव्या के बराबर है, यमुना दिव्या से बराबर है, लतिका के अंक मंजू से कम है, लतिका का अंक जो है ना, वह लतिका का अंक मंजू से कम है, राहुल के अंक यमुना से अधिक है, यानी ये राहुल जो है यमुना से अधिक हो जाएगा, ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा। मंजू के अंक दिव्या से कम है, मंजू का अंक जो है वह दिव्या से कम है, यानी ये दिव्या है, ठीक है, इससे भी कम है कौन? मंजू, तो उससे भी कम हो जाएगा लतिका, ठीक है, ये दिया गया है। किसके अंक सबसे कम है, यही सवाल किया है, देखिए सबसे कम किसका है? लतिका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी कक्षा में राम का स्थान शुरू से 15वां स्थान पर, शुरू इधर मान लेते तो 15वां स्थान किसका हो जाएगा? राम का। सोहन का स्थान अंतिम से 25वां स्थान पर, सोहन का स्थान जो है ना वह अंतिम से 25वां स्थान पर है। यदि राम और सोहन के मध्य में एक ही लड़का विनय है तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी कितना होगा? टोटल को जोड़ देते हैं, 25 और 15 40 और विनय 41, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल, एफ के विपरीत सतह पे कौन हो जाएगा? देखिए यहां पर ए है, यहां पर भी ए है, तो ए और ए यहां लिख लेते हैं, ए के क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए का हो जाएगा आपका सी, ए का यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये एफ, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये बी हो जाएगा, यहाँ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये ई हो जाएगा। अब पूछ रहा है एफ के विपरीत में कौन है, तो एफ के विपरीत में कौन है? सी है, ऑप्शन नंबर 3 है, बी का पूछता तो ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एंड का कोड टी एन ए हुआ, डीन का कोड क्या बोले?
बहुत ही इजी सवाल। देखिए ना, ए एन टी, इसको क्या कर दिया, टी एन ए, यानी इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, जस्ट तीनों को उल्टा कर दिया। तो डीन को क्या हो जाए, डी आई एन, आई तो सेम ही जगह, एन यहाँ, डी यहाँ, एन आई डी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 92 नंबर सवाल। 7 दूनी 14, 14 तिया 42। हाँ आ तो रहा, तीनों को गुना कर, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 बिल्कुल। 5 दूनी 10, -10, 10 तिया 30, माइनस माइनस प्लस, यानी 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट। -30 नहीं लिखना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बी ए एफ को, फिर एफ ए जे, फिर जे ए एन, फिर एन ए आर, उसके बाद क्या होगा। बी, बी सी डी ई एफ 4 जुड़ा, एफ जी एच आई जे 4 जुड़ा, जे के एल एम एन 4 जुड़ा, एन ओ पी क्यू आर 4 जोड़ेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो अगला वाला भी ए लिख देंगे। फिर एफ, एफ आई जे ई एफ जी एच आई जे 4 जुड़ा, के एल एम एन 4 जुड़ा, एन ओ पी क्यू आर 4 जुड़ा, पी क्यू आर एस टी यू भी 4 जोड़ेंगे तो भी, आर ए भी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी। नेक्स्ट आते हैं, ट्रैकर को रॉकेट कहा। देखिए सब तो सेम अक्षर लग रहा है, कैसे देखते हैं, टी ई के सी ए आर, इसको क्या बोला गया, आर ए सी के ई टी। देखिए ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ, ये ऐसे ही चेंज कर दिया। ओ को यहाँ लिखेंगे, फिर बी, फिर जे, फिर ई, ठीक है, ओ बी जे ई, ओ बी जे ई, ओ बी जे ई। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और भी आगे जाता, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्ट बेईमानी विवेकहीन के समान है। भ्रष्ट बेईमानी और विवेकहीन के समान कौन है, तो यानी कपटी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, शब्दकोश के क्रम में हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें क्या होना, शुरुआत वाला देखते हैं, पी 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 सब तो है, आर 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 ई ई ई पी 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 सब है। उसके बाद चेंज है ना, तो उसके बाद चेंज है, यानी ओ ओ ओ ओ है। तो सबसे पहले ई आएगा ना, ओ से पहले ई आएगा, यानी 2 वाला सबसे पहले होगा। ठीक है, उसके बाद ओ ओ ओ सब मैच कर गया, फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद है एस, यहाँ भी एस, यहाँ एन, यहाँ एस, तो एन वाला हो जाएगा, क्योंकि एस से पहले एन होता है, यानी 4। ठीक है, 2 को खत्म हो गया। फिर देखते हैं, फिर एस 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 तीनों उसके बाद है। उसके बाद देखते हैं आई टी एस है ना, तो आई पहले होगा, उसके बाद टी होगा, तो ये हो जाएगा आपका फिर 1, फिर हो जाएगा टी एस टी, उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2, सॉरी 3। तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 4 में से कोई विशेष जो है वह, मतलब चारों में से कोई एक अलग है, कौन सा ढूंढना है। हाँ ये 3 का पहाड़ा में आता है ना, 3 4 12, 3 सत्ती 21, 3 17 51, लेकिन ये 4 7 28 है, 4 का पहाड़ा में, ये 3 का पहाड़ा में नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी माह का 5वां दिन रविवार हो, 5वां दिन रविवार हो, यानी 5 तारीख को रविवार, अगला रविवार को कब होगा, 7 जोड़ देंगे, एक हफ्ता जोड़ देंगे तो 12 तारीख को फिर रविवार हो जाएगा। फिर एक हफ्ता जोड़ेंगे, यानी 19 तारीख को फिर रविवार हो जाएगा। फिर एक हफ्ता जोड़ेंगे, एक हफ्ता तो यानी, अच्छा इतने जोड़ना है, 19, हाँ तो उतने जाना है, क्यों, क्योंकि 26वें दिन बोल रहा है ना। उस माह के 26वें दिन के पहले छठा दिन, अच्छा 26वें दिन के पहले छठा दिन, मतलब 6 घटा देंगे तो 20वां दिन क्या बोल रहा है, तो 20 क्या होगा, अगर 19 को संडे तो 20 को सोमवार हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, मंडे। नेक्स्ट आते हैं 90 नंबर सवाल, बहुत ही इजी सवाल है, देख लेते हैं। हाँ कौन सा ये जो चक्र, यहाँ 1 बूंदा, तीसरा वाला में 3 को बूंदा, तो यहाँ ये कोना में था, जस्ट ये कोना में आ गया, फिर ये कोना, तो अगला वाला ये कोना चल जाएगा, मतलब बूंदा से हम लोग को मतलब नहीं है, उसके साइड वाला ही पूछ रहा है। यहाँ 2 गो एरो है, अगला अल्टरनेट में 4 गो एरो, उसका जस्ट कोना में चल गया, तो फिर उसी कोना में आ जाएगा।
तो 2 का यहाँ एरो था, 4 को चल गया, अब 6 को हो जाएगा। तो 6 को ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल। बहुत ही शानदार। बोल रहा है कि LMNOPQRS एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके मतलब बैठा हुआ है। ठीक है, के को होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना आदमी बाहर की ओर मुख करके खड़ा हुआ। ठीक है, बोल रहा है कि एल एन जो है वह एन एल और एन जो है एल और आर का पड़ोसी नहीं है। एन जहां भी लिखेंगे आर और एस एल अलग लिखेंगे। ओ एल का पड़ोसी है। ओ जो है ना एल का पड़ोसी है, यानी ओ अगर यहाँ लिखेंगे तो एल यहाँ लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन पड़ोसी बोलता है तो किसी एक साइड लिख दिए। लेकिन एस का नहीं है, फिर एस भी नहीं लिखेंगे इसके आसपास। पी एस का पड़ोसी है और क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। पी जो है ना, पी को मान लेते हैं कहीं दूसरा जगह, पी को इधर मान लेते हैं। ठीक है, पी को इधर मान लेते हैं कहीं, पी को इधर मान लेते हैं। पी एस का पड़ोसी है, पी जो है एस का पड़ोसी है, लेकिन क्यू के दाईं ओर से ठीक तीसरे स्थान पर। तो क्यू कहाँ लिखना पड़ेगा, पी को, तो क्यू यहां लिखना पड़ेगा, तब ना इसका दाईं ओर से ठीक तीसरे स्थान पर कौन हो जा रहा है, पी। ठीक है, ए को तो किसी तरह रिक्स लेके बैठाना पड़ेगा। एम क्यू का पड़ोसी है, मतलब यहाँ एम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कहीं भी लिख दें। एम क्यू का पड़ोसी है और ओ के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। अच्छा, ओ के बाईं ओर से चौथे, हाँ तो ओ को ठीक जगह हम लोग बैठा है ना, इसके बाईं ओर से चौथे स्थान पर एम हो जा रहा है, मतलब एम और ओ जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है। ओ के बाईं ओर से चौथे, निम्नलिखित में से ओ के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा। तो ओ के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर तो यहाँ तो बैठा दिया था ना एस, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जस्ट एस राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक जो खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, ये मेरा था एनटीपीसी जो सीबीटी 1 है उसी का सेट प्रैक्टिस मैथ रीजनिंग का सॉल्व पेपर, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ लिया। तो प्लीज अंत तक यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम। अगर आप नए हैं तो बहुत बहुत कृपया करके यह आपसे कहना पड़ रहा है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम एक सोशल मीडिया में हमारी मेहनत के आधार पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत जो है आपके मतलब वो जो है आपको सटीक बैठ जाए। ठीक है, तो थैंक यू। और फिर ये मेरा लेक्चर था आपका 18वां लेक्चर एनटीपीसी सीबीटी 1 का। इससे पहले मैंने 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो सारे विजिट कीजिए। अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी सेट प्रैक्टिस सॉल्व पेपर के रूप में लगभग 20 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, वहां भी उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइंस का अलग से हम लोग सेट प्रैक्टिस के रूप में वो तो है ही रहा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। और ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वो टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप विजिट कीजिएगा, वहां सारे मिल जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोरदार तरीके से आप एकदम लगे रहिए, क्योंकि इस बार तो आर की पार होने वाली है। ठीक है, आपकी मेहनत ही आपका सफलता का परिचय देगा, तो प्लीज जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगेन।